बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर आदर्श नगर मालपुरा की ऑनलाइन कक्षाओं में आपसे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य विषय में एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, एकांकी। तौलिया एकांकी, जिसके एकांकीकार हैं उपेंद्रनाथ अस्क। उपेंद्रनाथ अस्क हिंदी साहित्य के इतिहास में नाटक और एकांक की जो विधा होती है उस विधा में नए आयाम इन्होंने प्रदान किए हैं। इनका जन्म सन 1990 ईस्वी को हुआ और मृत्यु सन 1996 ईस्वी को। उर्दू में लेखन यात्रा प्रारंभ करने वाले उपेंद्रनाथ अस्क हिंदी में लेखन हेतु मुंशी प्रेमचंद की प्रेरणा से अग्रसर हुए। मुंशी प्रेमचंद की प्रेरणा से ही ये साहित्य लेखन में आगे बढ़े। राष्ट्रीय आंदोलन की झंझावाती दौर में, जब राष्ट्रीय आंदोलन का संक्रांति दौर था, जब क्रांतियों की बोलबाला हो रही थी, उन्हीं की रचना धार्मिका का उनका विकास होता है। उस समय उन्होंने कहानी, नाटक आदि लिखे। उन्होंने कहानी, काव्य, नाटक, एकांकी, संस्मरण, आलोचना एवं अनुवाद इन सभी विधाओं में भरपूर कलम चलाई। नाटक एवं एकांकी विधा को नए आयाम देने वाले अस्क जी ने जीवन में व्याप्त रूढ़िवादिता, जड़ता और आडंबरों पर निर्ममता पूर्वक प्रहार करके मानसिक भावों व अंतर्द्वंदों का बखूबी चित्रण किया है। देखिएगा, इस लाइन का विशेष अर्थ आपको पढ़ना है कि कहीं न कहीं जो अस्क जी हैं, उपेंद्रनाथ अस्क, उन्होंने क्या किया कि जो समाज का जो जनजीवन है, उस जनजीवन में जो रूढ़िवादिता, रूढ़ी कहते परंपराओं को पकड़ करके जो चला आ रहा है, किंवदंतियों के आधार पर जो समाज चला आ रहा है, उस सामाजिकता को लेकर के या उस जड़ता को लेकर के, उन मूर्खताओं को लेकर के, उन आडंबरों को लेकर के उन पर कठोरता पूर्वक प्रहार उन्होंने किया। कहीं न कहीं साइकोलॉजिकल जो हमारे मन में विचार है, साइकोलॉजिकल जो थॉट्स हैं वो, और कहीं न कहीं इंटरनल हमारे मन में जो द्वंद्व चलते हैं, उन द्वंद्वों को लेकर के उन्होंने बखूबी चित्रण किया है। बात करते हैं उपेंद्रनाथ अस्क की प्रमुख रचनाओं की, तो गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, गर्म राख, सितारे के खेल, उपन्यास, 70 श्रेष्ठ कहानियां, जुदाई की शाम के गीत, काले साहब, पिंजरा, इनकी कहानी संग्रह है। लूटते हुआ दिन, बड़े खिलाड़ी, जय पराजय, स्वर्ग की झलक, भंवर, इनका नाटक है। अंधी गली, मुखड़ा बदल गया, चरवाहे, इनका एकांकी संग्रह है। एक दिन आकाश ने कहा, प्रातः प्रदीप, दीप जलेगा, बरगद की बेटी, उर्मिया, काव्य बंटो मेरा दुश्मन, फिल्मी जीवन की झलकियां, अन्वेषण की सह यात्रा, हिंदी कहानी, एक अंतरंग परिचय और आलोचना। प्रस्तुत एकांकी तौलियों में शिष्टाचार, सभ्यता, तहजीब, जो तमीज जो है, उस तहजीब के नाम पर फैल रहे आडंबर और खोखलेपन को बखूबी अभिव्यक्त किया है। हमारी जीवन शैली में कृत्रिमता, दिखावटीपन पसरता जा रहा है। रिश्तों की प्रगाढ़ता शिथिल होती जा रही है। स्वच्छता व सलीका पसंद का दिखावा हमारी आत्मीयता और बोझ स्वरूप है। कहाँ की वर्तमान का दृश्य जो है, यदि हम बात करें तो दिखावे का है। व्यक्ति अपने शिष्टाचार को, अपनी सभ्यता को, अपनी तहजीब को दिखाना चाहता है, उसके लिए आडंबर करता है, ढोंग करता है, और उस खोखलेपन को बखूबी इसने अभिव्यक्त करने का प्रयत्न किया। बात करते हैं स्वच्छता और सलीके की पसंदगी की, तो ये भी केवल दिखावा है और कहीं न कहीं हमारी आत्मीयता पर बोझ स्वरूप है। इन दिखावों में रिश्ते की गर्माहट लुप्त होती जा रही है। सहजता और सरलता से जीवन जीने की जो खुशी, जो आनंद हमें मिलता है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। जीवन का रहस्य बाह्य तड़क भड़क में नहीं, बल्कि अंतर की दृढ़ता में है। चलिए आज हम एकांकी पढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहले एकांकी के तत्वों को हम देखते हैं, और एकांकी के तत्वों को यदि हम बात करें तो देखिएगा, शीर्षक तौलिया है। ये तौलिया जो शीर्षक है, ये
इसी शीर्षक पर पूरी कहानी, पूरी एकांक की जो है वो डिपेंड करती है कि नहाने का तौलिया अलग, हाथ धोने के लिए अलग, पुरुष का अलग, स्त्री का अलग, बच्चे का अलग, बाहर आने वाले का अलग, अंदर रहने वाले का अलग, सबके अलग अलग तौलिए हैं और उन्हीं के आधार पर ये शीर्षक लिखा गया, क्योंकि पूरा शीर्षक जो है वो कहीं ना कहीं इस एकांकी का जो शीर्षक है वो तौलिए पे डिपेंड करता है। पात्रों की बात करें तो वसंत है इस एकांकी का एक जो है कथानक है, कथानायक है, चिंती कथानायिका, मधु, मंगला, सूरो और स्थान है नई दिल्ली का। आप देख रहे हैं कि वसंत जो है इसका नायक है, उसका ड्राइंग रूम में वह उठता है। ड्राइंग रूम न तो बहुत बड़ा है न बहुत छोटा, बहुत सजा हुआ भी नहीं है। वसंत एक 250 मासिक पाता है, 250 के लमसम महीने का उसको मिलता है। नई दिल्ली में 250, लेकिन वह फर्म का मैनेजर है, वह फर्म का मैनेजर है इसलिए टेलीफोन लगा है, इसलिए कमरा भी सजा है, बाई दीवार के साथ एक मेज लगी हुई है और कागज पत्रों के अतिरिक्त एक टेलीफोन रखा हुआ है। सारा दृश्य आप देख लीजिएगा। और मेज जो है वो मेज के इधर एक दरवाजा है जो अंदर कमरे में जाता है। मेज के उस ओर कोने में एक अंगीठी जल रही है, किंतु आग शायद इसमें नहीं जलती क्योंकि अंगीठी का कपड़ा अत्यंत सुंदर है, उस पर सजावट की चीजें हैं। 2 पीतल की सजावट की चीजें रखी हुई है, वैसे ही जैसे मध्यम वर्गीय मिडिल क्लास फैमिली में होता है, लेकिन बिखरी नहीं है। करीने से यानी तरीके से, उसको करीने का मतलब तरीका, तरीके से उसे लगी हुई है। 2 पीतल के गुलदान जो है वहां रखे हुए हैं। दूसरी वस्तुओं के अतिरिक्त अंगीठी के दोनों कोनों पर रखे हुए हैं। इस अंगीठी के कपड़े की लंबी झालर को छूता हुआ एक रेडियो सेट नीचे एक छोटी सी मेज पर रखा है, जिसके मेज को उसका डिजाइन जो है वो अंगीठी के कपड़े से मैच कर रहा है। मधु की सुरुचि का पता देता है। ये तो दृश्य है, ये दृश्य वहां फिल्माया जा रहा है। अंगीठी के ऊपर दीवार पर एक कैलेंडर लटक रहा है जिसमें मेज पर बैठे हुए व्यक्ति के एक सामने पड़े हैं। कैलेंडर को एक नजर देखने से मालूम होता है कि नवंबर का महीना है जो कि अंतिम दशक में चल रहा है। अंगीठी के बराबर एक दरवाजा है जो रसोई में जाता है। इस दरवाजे से जरा हट करके सामने की दीवार के साथ एक बेंच के कोच का सेट है। इसके आगे तिपाई पड़ी है। सेट पर गद्दियां सुंदर और सुरुचिपूर्ण है और तिपाई का कवर अंगीठी के कपड़े से मैच करता है। सामने दीवार के बाईं ओर सामने दीवार के बाईं ओर कौन से जरा हट करके दरवाजा है जो स्नानघर को जाता है। बाई दीवार के साथ श्रृंगार की मेज लगी है जिससे कि वसंत और मधु दोनों अपने टॉयलेट का काम ले लेते हैं। इसके ऊपर खूंटियां पर तोयले टंगे हैं। मेज के दोनों ओर 1-2 कुर्सियां पड़ी है। दाई दीवार में इधर को एक दरवाजा है जो बाहर जाता है। पर्दा उठते समय हम वसंत को श्रृंगार की मेज पर बैठे हजामत बनाते देखते हैं। पर्दा जो ही उठता है, वसंत जो है वो कहीं न कहीं जो श्रृंगार की मेज है जिसको हम बोलते हैं ड्रेसिंग टेबल, उस श्रृंगार की मेज पर बैठ करके वो दाढ़ी बनाने का काम कर रहा है, हजामत करने का काम कर रहा है। वास्तव में वो हजामत बना चुका है और तौलिए से जो है मुंह पूछ रहा है। तभी रसोई के दरवाजे पर स्वेटर बुनती हुई उसकी पत्नी मधु जो है प्रवेश करती है और मधु बोलती है, मधु वहां प्रवेश करती है और बोलने लगती है, ये फिर आपने मदन का तौलिया उठा लिया। मैं कहती हूँ आप वसंत को पोंछते पोंछते रुक करके, ओह ये कमबख्त तौलिए, मुझे ध्यान ही नहीं रहता। बात यह है, हंसता है कि मदन के तौलिए छोटे हैं और हजामत के लिए उपयोग, वो हजामत के लिए ठीक है। मधु चिढ़ करके कहती है, और हजामत के तौलिए कैसे हैं जी, जरा आंख खोल करके देखिए, हजामत के तौलिए कितने रंगीन हैं, 20 तो धारियां पड़ी हुई है उसमें, मदन के कितने सादे। और बसंत कहता है लेकिन रोएदार तो
मधु व्यंग्य से दोनों है। जी आंखें बंद करके आदमी दोनों का अंतर बता सकता है। मैं कहती हूँ, वसंत निरुत्तर हो जाता है। वास्तव में मेरा ध्यान दूसरी ओर था। लाओ मुझे हजामत का तौलिया दे दो। कहाँ है? मुझे दिखाई नहीं दिया। मधु खुटी पर टंगा तौलिया उठा कर ये टंगा है सामने। फिर वसंत मैंने ऐनक उतार रखा है, मैंने चश्मा नहीं लगा रखा है। और तुम जानती हो चश्मे के बिना, तुम जानती हो हमारी दुनिया किसी यानी हंसी जो है वो हंसने लगता है। मधु जी आपकी दुनिया, जाने आप किस दुनिया में रहते हैं। अब तो चश्मा नहीं है, ऐनक हो तो कौन सा आपको कुछ दिखाई देता है। मुंह फूला दम से कोच में धस जाती है और चुपचाप स्वेटर बुनने लगती है। वसंत हजामत का सामान रखता है और अचानक उसकी ओर आकर देखता है। वसंत तुमने फिर मुंह फुला लिया, नाराज हो गई हो। मधु व्यंग्य के साथ, नहीं मैं नाराज नहीं हूँ। वसंत तुम्हारा ख्याल है कि मैं इतना मूर्ख हूँ जो ये नहीं पहचान सकता। मधु उसी तरह हंस करके, मैं कब कहती हूँ, सामान वैसे ही छोड़कर कुर्सी को उसकी ओर घुमाते हुए, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अपने भावों को छिपा लेने की निपुणता तुम्हें प्राप्त नहीं है। तुम्हारी उपेक्षा, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारी समस्त भावनाएं तुम्हारी आकृति पर प्रतिबिंबित हो जाती है। तुम्हें मेरी आदतें बुरी लगती है, पर मैंने तुम्हें अंधेरे में नहीं रखा है। अपने संबंध में, अपने स्वभाव के संबंध में सब कुछ बता दिया मैंने, सब पते। लेकिन कहती है कि बहुत देर हो गई है, मैं तुम्हें सब तरीके से बता चुकी हूँ। तुम मेरे व्यवहार, मेरे स्वभाव और मेरे बारे में जानते हो, उसके बावजूद तुम ऐसी बात करते हो। मधु मेज पर रख दिए थे उस तरह व्यंग्य से कर मैं कब इनकार करती हूँ। वसंत तुम्हारी ये हंसी कितनी विषैली है। इस तरह विष बोल बोल करके तुमने स्वास्थ्य का सत्यानाश कर लिया। मधु चुप रहती है। मैं तुम्हें किस प्रकार विश्वास दिलाऊं कि मैं स्वयं सफाई का बड़ा भारी समर्थक हूँ। मधु हंसती है, इसमें क्या संदेह है। वसंत और मुझे स्वयं गंदगी पसंद नहीं है। मधु सिर्फ हंसती है। वसंत, पर मैं तुम्हारी तरह अरिस्टोक्रेटिक वातावरण में नहीं पला। हाई फाई फैमिली जिसको हम बोलते हैं ना, ऐसे उच्च परिवारों में मेरा पालन पोषण नहीं हुआ। मुझे नजाकतें नहीं आती तुम्हारी तरह से, इस तरीके से दिखाना मुझे नहीं आता। हमारे घर में सिर्फ एक तौलिया होता था और हम 6 भाई उसे काम में लेते थे। मधु आप मुझे अरिस्टोक्रेट कह करके मेरा उपहास करते। मैं कहती हूँ, मैं कब कहती हूँ कि 10-10 तौलिए हो। वसंत 10 और किस तरह होते, नाने का अलग, हजामत बनाने का अलग, हाथ मुंह पोंछने का अलग, और फिर तुम्हारे और मदन के। मधु पहलू बदल करके, लेकिन मैं पूछती हूँ कि इसमें दोष क्या है। जब हम खरीद सकते हैं तो क्यों ना 10-10 तौलिए रखे। कल परमात्मा ना करे, कल जो है परमात्मा ना करे, हम इस योग्य न रहे, तो मैं आपको दिखाई कि किस तरह गरीबी में भी सफाई रखी जा सकती है। तौलिए न सही, खादी के अंगूठे सही, कुछ भी रखा जा सकता है। लेकिन जिस तौलिए से किसी दूसरे ने बदन पोंछा हो, उससे किस प्रकार कोई अपना शरीर पोंछ सकता है। वसंत मैं कहता हूँ, हम 6 भाई एक ही तौलिए से बदन पोंछते थे, लेकिन बीमारी प्रश्न नहीं उठता कि कोई बीमारी हो जाए। वसंत हमने तो किसी को भी कभी कोई बीमारी होते हुए नहीं देखा। मधु पर चरम रोग। वसंत तुम्हें और मदन को तो कोई बीमारी नहीं है, फिर इस रोग इस तरह नहीं बढ़ता। रोग बढ़ता है कमजोरी से, इम्यूनिटी पावर के कमजोर होने से। जब हमारे शरीर में रोग से लोहा लेने वाले कीटाणु, जिसको हम बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले, जब हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले लाल कीटाणु कम हो जाते हैं, तब चूहा सेदनसाह की बात जानती हो। चूहा सेदनसाह क्या कहते हैं? मधु कहते हैं चूहा सेदनसाह। वसंत शिकार करने के विचार से कुछ अफसर चूहा सेदनसाह गए। अपने अमेरिका के रॉकफेलर ट्रस्ट के डॉक्टर भी थे। लंच में उस समय उन्हें पानी की आवश्यकता पड़ी। बेरे ने आकर के, नौकर ने आकर के बताया कि गांव में कोई कुआं नहीं है, लोग जोहड़ का पानी पीते हैं। डॉक्टर को विश्वास न आया, क्योंकि जोहड़ का पानी मेला चिकट का था। ऐसी कोई बीमारी होगी, कोई ही बीमारी होगी जिसके कीड़े उस पानी में ना हो। चूहा सेदनसाह ने के जाट हष्ट पुष्ट और लंब तड़न थे। मधु तो क्या आप चाहते हो हम सब जोहड़ का पानी शुरू कर दे। बाकी का शेष जो है हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।